अस्सलामुअलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, यूट्यूब तो पता नहीं चला कि नहीं चला है। ये अफवाह है कि नहीं? तो ये नहीं, ऐसे नाम नहीं देखें यार, पॉज करना जरा सामने। अच्छा, आपसे इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ना क्लास के शुरू में सुना दिया करूंगा, एंड पे रह जाती है बात। और किसी को आखिरी बात याद हो? हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। जिसके ज़बान और हाथ से मुसलमान महफूज है। हाँ। अच्छा चलें, एक और सुनाता हूँ, और इससे पहले एक तमहीद बांध देता हूँ। इस वक्त दुनिया के अंदर, हमारे मुल्क में भी इनफैक्ट, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनको देख के लगता है कि इन बेचारों का क्या कसूर था। मतलब ये जो बेचारे मारे गए, ये जो बेचारे पिस गए, ये जो बेचारे भूखे मर गए, ये जो इस दंगे फसाद की नज़र हो गए, या वो जो फलाना जालिम है वो जुल्म करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, तो अल्लाह कहाँ है भाई? अल्लाह का इंसाफ कहाँ है? ये ना बाज़ औक़ात ये दिल में ये वसवसे आ भी जाते हैं कि अल्लाह का इंसाफ किधर है? ये उस बेचारे बच्चे का क्या कसूर था? मतलब ये क्या हो रहा है? अल्लाह किधर है? तो अल्लाह की तरफ से ना दुनिया में इंसाफ की गारंटी नहीं है। अल्लाह ने तो देना ही नहीं दुनिया में इंसाफ। अल्लाह ने तो दुनिया में इंसानों की आजमाइश रखी हुई है। अब दुनिया के अंदर जिनको रोल्स के मुताबिक इंसाफ का रोल मिला हुआ है, उनके जिम्मे है। अल्लाह ने दुनिया के अंदर नहीं इंसाफ करना। अगर अल्लाह ने दुनिया में इंसाफ कर देना होता तो फिर आखिरत का यकीन किधर गया? तो इसलिए दुनिया में अल्लाह ने इंसाफ का वादा किया ही नहीं है। अल्लाह ने एक निज़ाम दुनिया में चलाना है। वो खैर वो एक अलग तफसील है कि तशरीई निज़ाम होता है, एक तकवीरी निज़ाम होता है। तो तकवीरी निज़ाम अल्लाह ताला ने जो है अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। तशरीई निज़ाम जो है वो हमारे पास चॉइसेस होती हैं। खैर ये तो एमी टर्म्स बोल दी मैंने। तो अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर अपनी ज़ात की तरफ से इंसाफ का वादा नहीं किया हुआ है। ये होना है क़यामत वाले दिन। वो दी जजमेंट डे होगा, दी डे। उसके अंदर फिर इंसाफ होगा और परफेक्ट इंसाफ होगा। अच्छा, अब वहां पर जब इंसाफ होगा, जैसे मेरा एक दोस्त था, उसने ना किसी को उधार पे चीज बेची है, वो उसका जो कस्टमर था वो पैसे देने से मुकर गया। अब इसने कह दिया कि यार देख लो, अभी हिसाब करना है कि आखिरत में करना है। उसने कहा अच्छा चल अब आखिरत में करेंगे नहीं देता मैं पैसे, जा अब आखिरत में ही करेंगे। तो इसको इजी ले लेते हैं लोग इस बात को। तो दुनिया के अंदर ना अगर किसी का कोई डेट है, अच्छा डेट में ना सिर्फ और सिर्फ पैसों का डेट नहीं है, हक, किसी की तरफ भी कोई हक है। वो किसी की मॉनेटरी वैल्यू भी हो सकती है, किसी की इज्जत खराब की हुई भी हो सकती है, धोखा दिया हुआ भी हो सकता है। बहुत तरह के ना जुल्म होता है जो इंसाफ का अपोजिट होता है। मतलब जो इंसाफ के अगेंस्ट है वो जुल्म है। अब उसके मुख्तलिफ लेवल हैं। तो अब जिसने भी जुल्म किए होंगे दुनिया के अंदर, अगर इंसाफ हो गया तो हो गया, अगर नहीं तो आखिरत में तो डेफिनेटली होना है। और अल्लाह ताला का इंसाफ परफेक्ट ही तब है कि अगर कोई जरा सा भी जुल्म एंड पे रह ना जाए। यानी ये ना कि जी काम का लोड बहुत था तो कोई 2-4 काम रह गए, नहीं। छोटे से छोटा अमल, चाहे वो राई के दाने के बराबर है, वो मिस नहीं होगा, वो सामने ला के पेश कर दिया जाएगा। तो अब होनी तो है सेटलमेंट। अब जब सेटलमेंट होनी है तो अगर यहां पर मैंने किसी के पैसे देने हैं, रुपीज देने हैं, तो ठीक है रुपीज दे दूं। अगर कोई किसी के साथ मैंने ज्यादती की हुई है तो मुझे माफी मांगनी है, माफी मांग लूं। ये तो दुनिया के अंदर सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर दुनिया में सेटल ना हुआ तो फिर आखिरत में सेटल होगा। और जब आखिरत में सेटल होगा, एक तो कंफर्म सेटल होगा, दूसरा आखिरत की करेंसी में सेटल होगा। अब आखिरत की करेंसी, ये करेंसी ये सोना चांदी नहीं होगी। आखिरत की करेंसी होगी, या डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। अब आखिरत की जो करेंसी होगी ना, जो मोड करेंसी नहीं बल्कि कहता है जो मोड ऑफ सेटलमेंट होगा, वो बड़ा खतरनाक होगा। और हदीस तो मैं आपको और सुनाने लगा था, लेकिन अभी मुझे इस डिस्कशन में एक और हदीस याद आ गई। उसका मफहूम ये है कि लंबी है लेकिन उसका मफहूम बयान कर रहा हूं कि आपने चाह फरमाया कि वो क्या है, मुझे वर्ड भूल गया, लेकिन आप मफहूम उसका फकीर समझ लें, मुफलिस। तो साहबा ने अर्ज किया कि जिसके पास दिरहम दिनार नहीं है, तो आपने फरमाया कि नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है, मफहूम बता रहा हूँ उसका, कि जो क़यामत के दिन जब आएगा तो उसके पास नेकियों के अंबार होंगे और हज उम्रे बहुत सारे ना होंगे, नेकियां होंगी, सदके किए होंगे। लेकिन जब आखिरत में आएगा तो उसने लोगों के दुनिया में हक मारे होंगे। अब वो हक मारना जो है वो इन टर्म्स ऑफ पैसे भी हो सकता है, वो इन टर्म्स ऑफ बाकी ड्यूटीज भी हो सकता है, वो इन टर्म्स ऑफ तजलील करना भी और ज्यादतियां भी हो सकती हैं। तो उसने लोगों के हक मारे होंगे। तो क़यामत के दिन चूंकि सेटलमेंट होनी है तो वो सारे हकदार आएंगे, उनका हक दिलाया जाएगा। अब हक कैसे दिलाया जाएगा? इसकी नेकियां लेके उन लोगों को दी जाएंगी, और जब इसकी नेकियों का क्रेडिट बैलेंस जीरो हो जाएगा
तो फिर उनके गुनाह इसको डाल दिए जाएंगे, और वो जो अपनी नेकियों के अंबार लेके आया था वो गुनाहों के अंबार लेके मुंह के बल घसीटता हुआ दो में फेंक दिया जाएगा। इसका मफहूम बता रहा हूं। तो आखिरत में जो सेटलमेंट होनी है ना, कंफर्म होनी है, और तब की मोड ऑफ एक्सचेंज में होनी है। बुखारी 6534, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने किसी भाई पर जुल्म किया हो तो उसे चाहिए कि इससे दुनिया में माफ करवा ले, क्योंकि वहां दिरहम और दिनार ना होंगे। पहले उसके भाई के लिए इसकी नेकियों में से हक दिलाया जाएगा, और अगर इसके पास नेकियां ना होंगी तो इसके भाई की बुराइयां इस पर डाल दी जाएंगी। अब इसमें ना हम अपने अगर फैमिली में भी देखेंगे ना, तो ऐसी बहुत सारी फैमिली में ज्यादतियां हुई होंगी जो शायद हमारे अम्मी अबू की तरफ से हुई होंगी, क्योंकि वो जो बुरी सी फुप्पो होती हैं, वो जो एक बुरी सी खाला होती हैं, वो आपकी अम्मी भी तो हो सकती हैं। मतलब वो करैक्टर आपकी अम्मी भी तो हो सकती हैं। वो जो एक खपती किस्म के बाबा जी होते हैं जिन्होंने खानदान के अंदर तबाही मचा के रखी होती है, वो आपके अब्बू भी हो सकते हैं। किसी के तो होता ही है ना, तो वो आपके भी हो सकते हैं। तो अगर खानदान के अंदर इस तरह के मसाइल हैं तो कोशिश करके, आप बड़े हैं, समझदार हैं, कोशिश करके ना इन चीजों के अंदर हिकमत बसीरत के साथ, जाते ही बाप को हदीस नहीं सुना देने के बाबा तू तो फेंक दिया जाएगा दोज़ख में, ये जाते ही हदीस नहीं सुना देनी, हिकमत बसीरत के साथ संभालते हुए, लेकिन इसमें इन्वॉल्व होकर कोशिश करें इन मामलों को रिजॉल्व कराने की। ऐसी एक मिसाल बता रहा हूँ, पिछले दिनों में अपना ईमेल बॉक्स खाली कर रहा था, तो भर गया था, उसमें ईमेल आनी बंद हो गई थी। मैं ईमेल बॉक्स खाली कर रहा था तो ये मेरी ना कोई 13 साल पुरानी ईमेल मिली। मेरा एक दोस्त था, मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट फ्रेंड है, तो उसने ना, हमारी कोई लड़ाई हुई थी उस वक्त किसी बात पे, तो उसने मुझे एक बड़ा सख्त किस्म की ईमेल की हुई थी, और वो भी जो थी वो रिएक्शन था, मैंने उससे ज़्यादा सख्त बातें उसको की हुई थी, दाढ़ी शड़ी होती नहीं थी, दीन की समझ थी नहीं। तो वो जब मैंने उसकी ईमेल पढ़ी ना, तो मुझे पढ़ के वो फिर से वो फीलिंग सारी वापस आ गई, और मुझे हुआ कि यार मैंने कितनी तकलीफ दी होगी इस बंदे को। तो फिर मैंने उससे दोबारा जो है ना माफ़ी मांगी, तो वो तो खैर उसने कहा भूल भाल गया मैं इस बात को, लेकिन मैंने दोबारा माफ़ी मांगी। बात अपनी अच्छाई बयान करना नहीं है, बात यह है कि इस तरह के बहुत सारे वाक़ये हुए होंगे, ऐसे बहुत सारे ज़िंदगी में चीज़ें आई होंगी जिसमें तकलीफ पहुंचाई हो, धोखा दिया हो, पैसे मारे हो, हक मारे हो, ज़मीन मार ली हो। तो अभी सेटल कर लें तो अच्छा है, आखिरत में फिर सेटलमेंट बड़ी सख्त होनी है। अब यहां पर ना आपको एक शैतान धोखा देगा कि वो जो आपने जिसका दिल तोड़ा था, वो जिसको आपने छोड़ दिया हुआ है, अब आपको शैतान कहेगा उस बेचारे इंसान का या बेचारी का क्या कसूर था, उसके साथ भी माफी मांग लो। वो शैतान आपकी कम्युनिकेशन दोबारा स्टार्ट करवाएगा, और वो बात फिर दोबारा चल पड़ेगी। उनसे माफिया नहीं मांगनी, उनके लिए बस तौबा ही करनी है। वो माफिया मांगते मांगते ना फिर अगली माफियों की नौबत आ जानी है। तो इसलिए इस चक्रों में नहीं पड़ना। ये शैतान की तरफ से वसवसे होते हैं कि वो जो पास्ट में कर दिया, हो गई गलतियां भाई, अब वो दोबारा से ढूंढे जाके, वो उसकी शादी भी होगी, वहां घर पहुंचे जाके वो मैं माफी मांगने आया हूं, अब वो तो डायलॉग बोल के निकल गया। तो इसलिए ना ये पुराने हराम कामों को रिज्यूम करने के लिए नहीं है ये बात। इनमें सिर्फ तौबा ही करनी होती है और दुआई करनी होती है, इसमें जाके नहीं माफियां मांगनी होती। चलो जी आगे चलते हैं। अच्छा वो एमसीक्यू जरा पढ़ा लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज की टेस्टिंग जो है ना वो होती है, और तकरीबन कुछ 10 नंबर 15 तक भी हो सकते हैं एमसीक्यूज की टेस्टिंग होती, क्योंकि जो आपके पेपर का सेक्शन ए है 50 नंबर है उसके, और उन 50 नंबरों में से अगर 10-12 नंबर एमसीक्यूज के आ रहे हैं तो बहुत कीमती होते हैं, वो पास फेल कराने वालों में से हैं। तो हर टॉपिक की, वो लीजिस की तब रह गई थी, वो भी मैं भी कर देता हूँ। तो इसके ना एमसीक्यूज कर लेते हैं, और एमसीक्यूज में जिन्होंने पहले मुझसे पढ़ा हुआ है तो मैं ये किया करता हूँ कि आई कैप के ना, क्योंकि आई कैप के एमसीक्यूज अच्छे हैं, और ऐसा हुआ है कि उन्हीं में से उठा उठा के पास में आए भी हुए हैं। तो इसलिए अच्छा है कि अगर आप आई कैप की बुक के एमसीक्यूज, और उन्होंने अपडेट की थी ये 2 साल पहले, उसके बाद फिर जो 4 अटेम्प्ट गुजर गई हैं उनके एमसीक्यूज, तो आप इनको तैयारी रखें, क्योंकि एमसीक्यूज जो हैं वो पेपर पास करवाने वाली चीजें हैं। तो मैं पहले IFRS 9 कर देता हूं, और किया ऐसे ही करूंगा कि सामने स्क्रीन पे खोल लिया करूंगा, ऑन कर लिया था मैंने, और यहीं सामने डिस्कस किया करूंगा। लेकिन जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ मुझसे, मैं न्यूमेरिकल वाले नहीं सॉल्व कर रहा होता, वो आपने खुद ही करने हैं तो करने, मैं यहाँ पर थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल कर रहा होता हूँ बस डिस्कस। यार बल्कि इसकी तो सेटिंग ही ठीक नहीं हो सामा, इसको पॉज करना। IFRS 9 न्यूमेरिकल वाले बस टपा के आगे गुजर जाएंगे, थ्योरेटिकल वाले करते हैं डिस्कस। फॉन्ट साइज ठीक है, पढ़ा जा रहा है, चलें पढ़ें।
हाँ जी, एमोर्टाइज कॉस्ट के लिए 2 टेस्ट पास होने चाहिए। उनमें से एक कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट है जिसको एसपीपीआई टेस्ट भी कहते हैं, और दूसरा बिजनेस मॉडल टेस्ट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए बाय डिफॉल्ट फेयर वैल्यू थ्रू P&L। तीसरा आपने कर लिया, कोई मसला नहीं हुआ। चौथा भी हो गया आसानी से। पांचवा इनमें से क्या है जिसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इनिशियल वैल्यू में शामिल नहीं किया जाता? ये नहीं किया जाता, ये इसमें नहीं किया जाता, इसमें एक्सपेंस बना दिया जाता है। अगली वाली 3 भी फालतू ही थी, ये बी ही आंसर है इसका। जो अगली 2 हैं वो भी फालतू हैं, ओसीआई और अमोर्टाइज कॉस्ट। छठा जी, कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, मतलब फाइनेंशियल लायबिलिटी, और उसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ रही है, तो उन ट्रांजैक्शन कॉस्ट के लिए क्या किया था? माइनस किया था ना, तो माइनस क्या हुआ? अच्छा, ना कराऊं, खत्म कर दूं, ये कह रहे हैं। परचेज्ड इंस्ट्रूमेंट, परचेज्ड तो फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, एसेट, तो फिर ये दोनों तो नहीं है, ये हैं। और इरादा है 5 साल तक उसको होल्ड करने का, एमोर्टाइज कॉस्ट। 8वां आपने कर लिया। 9वां इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट है और कोई शुरू में कसम नहीं खाई, तो फेयर वैल्यू थ्रू P&L। 10वां आसान था, हो गया। 11वां IS 32 आपके सिलेबस में नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था MCQ, लेकिन है, और आप सिर्फ इसको MCQ की हद तक याद रख लें। अगर ये सारी बातें ना भी बताऊं फिर भी इसका आंसर निकाल लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, तो इंटेंजिबल एसेट्स। अब इसमें एक गैर अखलाकी हरकत ये है कि स्टूडेंट ये समझ सकता है आर, तो इससे क्या शक पड़ सकता है? एक से ज्यादा है, असल में वो आर इनके लिए है, ये ऑप्शंस, एसेट्स, लेकिन ये अच्छी अखलाकी हरकत नहीं थी। आर से लगता है एक से ज्यादा होंगे। अच्छा, एक से ज्यादा होना अगर, तो फिर वो कहता है विच 2, विच 3 ऑफ द फॉलोइंग, तो फिर इस तरह कहेगा। अच्छा, किसने लेक्चर यूट्यूब पे ले लिए हैं ईमानदारी से? IFRS 9, बस ठीक है, माशाल्लाह। लेकिन ये ना टेस्ट में चीज मटेरियलाइज होती नहीं है। पिछला टेस्ट 13 लोगों ने दिया है, सिर्फ 13 लोग। नहीं, रिजल्ट ये कौन सा वाला है श्याम? कहाँ लिखा हुआ है? ये टेस्ट 2 है, वो जो कंप्लीट किया था मैंने, या नहीं? नहीं, मैंने लीज के शायद 3 टेस्ट लिए हैं मेरे ख्याल में, 2 लिए। दूसरा था जिसमें कंप्लीट था, ये वो वाला है। तो वो कब था? रिजल्ट से पहले, बाद में? रिजल्ट के बाद था। तो 15 लोगों ने दिया है टेस्ट, 13 ने, और एक के 0 नंबर भी है, माशाल्लाह। टोटल कितने थे? अरे पूरे नंबर नहीं किसी के आए यार, ये तो सुहेब खालिद, मोहम्मद हंजला और अब्दुल, ठीक है, अब्दुल मोसी। 157 नंबर किसका है? क्या नाम है? मोसी। इसका क्या मतलब है? अच्छा, पहली दफा नाम मोसी। अच्छा नहीं, ये ऊपर वाली 2 थे, हंजला और सुहेब। 20 हैं, और अब्दुल मोसे और मोहम्मद हमजा 15। ये तो कम है यार, 25 में से तो। अच्छा, हो सकता है कि आपकी मार्किंग सही ना हुई हो, बिल्कुल हो सकता है, तो उसमें आप लोग टेस्ट वापस लें। और ये जो आने वाले बच्चे हैं, इनके लिए तो मैंने डिस्कशन इनके पोर्टल पे ही अपलोड कराई हुई है। आप लोगों के लिए वो जो आपका प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी यूट्यूब पे, उसमें डाल दिया है, तो आप लोग जरूर सुना करें। वो डिस्कशन है की तो वो दूसरे ताहिर ने ये है, लेकिन सुने तो सही ना, तो वो डिस्कशन डाली हुई है उस पर। तो बाकी सोल्यूशन देखें, कोई मसला अलग से है तो जरूर पूछें, और मार्किंग में कोई एतराज हो तो पूछा करें टीए से, बिल्कुल। तो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। ये जी
डेट इंस्ट्रूमेंट को अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखना है तो कौन से दो, विच टू टेस्ट पास होने चाहिए? बिजनेस मॉडल और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट। अच्छा ये मैं खुद बताता हूं, ये ना चूंकि इस चैप्टर के अंदर है इसलिए ज्यादा टिकी है, वरना अगर पेपर में होगा तो फिर उस तरह से नहीं सोचेगा। चूंकि इस चैप्टर में है तो किस टॉपिक का लग रहा है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जबकि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का सिर्फ नहीं है, ये लिखा हुआ है पार्ट ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट, बस एसेट। अभी IAS 16 भी है, IAS 38 भी है, IFRS 9 भी है, सब है। पूछा ये हुआ है कि प्रोफेशनल फीस दी है एसेट खरीदने के लिए, इस कंपनी को यह समझ नहीं आ रहा कि इस प्रोफेशनल फीस का क्या करना है। IAS 16 प्लांट की कॉस्ट में एक लंबी लिस्ट है जो शामिल होती है, उसमें एक प्रोफेशनल फीस भी होती है। वही वाली लिस्ट IAS 38 में भी होती है, तो IAS 38 के अंदर भी प्रोफेशनल फीस शामिल होती है। IFRS 9 प्रोफेशनल फीस ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है। तो वो एनएल वाले सोच रहे हैं कि इसका क्या करना है। अब पूछा यह है कि इनमें से किस किस की इनिशियल कॉस्ट में प्रोफेशनल फीस को कैपिटलाइज नहीं करना। इनमें से कौन कौन से एसेट्स हैं जिनकी इनिशियल कॉस्ट के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का वर्ड नहीं लिखा, प्रोफेशनल फीस। कोई हो सकता है आर्किटेक्ट हायर किया हो IAS 16, हो सकता है कोई कंसल्टेंट हायर किया हो IAS 38 हो सकता है कोई ब्रोकर हायर किया हो IFRS 9 हो सकता है। तो एसेट की इनिशियल कॉस्ट में इस खर्चे को शामिल नहीं करना, वो कौन सा ऐसा एसेट है? तो वो ये वाला है। किधर गया ये? फेयर वैल्यू थ्रू OCI फाइनेंशियल एसेट, इसमें शामिल करना होता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40 शामिल करना होता है। पेटेंट IAS 38 शामिल करना होता है। तो इसके अंदर है जो शामिल नहीं करना होता। क्वेश्चन 14 ये, हाँ जी ये भी कर लें तो अच्छी बात है। FAR 1 IAS 33, कुछ का हो गया और कुछ को पढ़ने का शौक था तो उनके अंदर की जो तलब थी तो वो रिटेन हो गया। IAS 33 EPS, उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने कि प्रेफरेंस शेयर जो कंपनी ने इशू किए हैं अगर वो रिडीमेबल हों तो वो लायबिलिटी होती है, और अगर इररिडीमेबल हों तो इक्विटी होती है। अब जो उन पे दिया जाने वाला डिविडेंड है, अगर रिडीमेबल है तो उन पे दिया जाने वाला डिविडेंड इंटरेस्ट है, और अगर वो इररिडीमेबल है तो उन पे दिया जाने वाला डिविडेंड रिटेन अर्निंग की डिस्ट्रीब्यूशन है। बस ये सवाल बना कि कंपनी ने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए तो बताएं क्या होगा? प्रेफरेंस रिडीमेबल है तो लायबिलिटी होंगे ना, ये दोनों तो निकल गए। अब रह गए ये दोनों, एक तो प्रेफरेंस शेयर लायबिलिटी होगी, ठीक है, एंड प्रेफरेंस डिविडेंड सोसी में आएगा या एक्सपेंस बनेगा? एक्सपेंस बनेगा। तो ये क्वेश्चन 15 आपने आसानी से कर लिया, 16 में मसला ही कोई नहीं था, 17 हो गया, 18 19 कैसे करते जा रहे हैं माशाल्लाह जबरदस्त, 20 भी हो गया, कमाल हो गया वैसे। और क्या था अभी? मार्च 23, ये है जी मार्च 23। चल नंबर 1 नहीं, IFRS 8 है, नंबर 2 कंपनी अकाउंट है, नंबर 3 कंपनी अकाउंट है, 4 IFRS 15 है, इंटेंजिबल एसेट है 21, IAS 41। चलो 23 में था ही कोई नहीं, इसके पहले ऑटम 22, कंपनीज एक्ट, एथिक्स हैं, IFRS 8 है, 41 लीजेस। चलो लीजेस भी लगे हाथ में देख ही लेते हैं। ये देखें जी, क्या सही है? पॉइंट 1 कहता है कि अगर सप्लायर के पास सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट लीज ही नहीं है। बिल्कुल सही है, लीज होता था एक टॉपिक, लेसर, लेसी। पॉइंट नंबर 2, जो एसेट लीज पे दिया जा रहा है तो उसके लिए जो कंसिडरेशन है वो लाजमी कैश ही होगा। ये भी मैंने पहले दिन बताया था, लाजमी कैश भी होगा, नहीं इन काइंड भी हो सकता है। तो दोनों बातें सही हैं जी।
अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं ये सही है, ये गलत है। ये कहना जी अगर कैश के अलावा कुछ है तो फिर वो लीज नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हो सकती है लीज, तो ये सही है, ये गलत है। अच्छा जी, ये IS-41 है, बस ऑटम 22 भी कर लिया आपने। वो क्या था, स्प्रिंग 22। IS-41 एथिक्स 41 21 IS-10 लें जी, ये हाँ जी, दोनों ही गलत है। ये कह रहा है जी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वो अमोर्टाइज कॉस्ट, नहीं नहीं सॉरी, पहला सही है, पहला सही है। देखें, वो कह रहा है जी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जो है वो अमोर्टाइज कॉस्ट में मेजर नहीं हो सकता, तो सही है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अमोर्टाइज कॉस्ट, तो सही है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अमोर्टाइज कॉस्ट पे होता है, नहीं, तो ठीक है ये वाली बात। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू OCI, नहीं ये गलत, तो ये सही है, ये गलत है। 21 रेवेन्यू IFRS 8, लो जी ऑटम स्प्रिंग 22 भी हो गया, और मेरा ख्याल है कि ऑटम 21 इसमें है ऑलरेडी, मेरा ख्याल है। एथिक्स है कंपनी 21, वैसे तो ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, आई 38 में पढ़ाऊंगा ये, लेकिन बल्कि रहने दें, ये 38 में पढ़ाऊंगा, ये 38 ही है। IS-41 IFRS 8 IS-38 IS-10। चलो जी, IFRS 9 के MCQs हो गए, अब देखते हैं लगे हाथों। चलें ये देख लेते हैं, लीजेस थोड़ा बहुत जितना भी टूटा फूटा याद है। क्वेश्चन 1 आपने कर लिया, 2 में आपको मसला ही कोई नहीं हुआ, 3 देख लें, 3 राइट ऑफ यूज की अकाउंटिंग के लिए कुछ लीजेस हैं जो उस अकाउंटिंग से एग्जेम्प्ट हैं, वो जो एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट बताया था, शॉर्ट टर्म और सस्ता एसेट। तो इनमें से कौन से हैं जो उस एक्सेप्शन में है? ये तीनों तो 24-24 महीने, ये 12 महीने, ये शॉर्ट टर्म लीज, ये एक्सेप्शन है। अच्छा, वैसे तो इस सवाल का जवाब ये है, लेकिन वैसे पूछ रहा हूं, ये सस्ते एसेट की लीज है कि नहीं? पॉइंट ए, हाँ जी, सस्ते एसेट की लीज है, क्यों नहीं? हमने इसको देख के फैसला नहीं करना कि अभी उसकी क्या औकात है, ये तो बहुत पुराना है। हमने ये देखना है कि नया था तो कितने का है, तो ये नहीं है सस्ता एसेट, तो ये शॉर्ट टर्म लीज है, ये एक्सेप्शन है। अच्छा जी, 4 आपने कर लिया, कितना आसान सा था। 5 जी जी, क्या हुआ? तो उसी को शॉर्ट टर्म लीज कहते हैं ना, हाँ, तो वो एक्सेप्शन है। साल का लीज एग्रीमेंट किया था, जबकि मशीन लाइफ 7 साल वाली है।
इनमें से ऐसा क्या हो कि डेप्रिशिएट करते हुए वो 5 की बजाय 7 पे डेप्रिशिएट कर दे। सवाल दोबारा देखें, लीज 5 साल की है लेकिन मशीन की लाइफ 7 साल है। इनमें से ऐसा क्या हो कि लेसी डेप्रिसिएशन 5 की बजाय 7 पे करे। तो डेप्रिसिएशन में हमने किया था कि एसेट रिटेन्ड बाय लेसी और रिटर्न टू लेसर। तो लाइफ पे कब करना था? अगर रिटेन्ड बाय लेसी हो। तो इनमें से क्या है ऐसा जिसका मतलब है कि ऐसी रिटेन करेगा? ये जिनको ये बीपीओ लग रहा है, ये बीपीओ नहीं है। बीपीओ बार्गेन परचेज ऑप्शन, मतलब सस्ता खरीदने की ऑप्शन। तो ये सस्ता खरीदने की ऑप्शन तो नहीं है, तो ये बीपीओ नहीं है। ये है ओनरशिप एंड पे ट्रांसफर होनी है तो एसेट रिटेन करना, ये बीपीओ नहीं है। तो फिर ये सवाल ही ऐसा ना होता, फिर ये विच ऑफ द ना होता, विच टू ऑफ द होता। जाग रहे हैं कि टाइम जाया कर रहा हूं? सिक्स बड़ा आसान सा था, 7 आपने देखते ही कर लिया। 8 राइट ऑफ यूज एसेट की कॉस्ट में क्या शामिल नहीं करना? हाँ जी, मैंने आपको राइट ऑफ यूज की इनिशियल मेजरमेंट में शायद कुछ 4 या 5 पॉइंट लिखवाए थे, जिनमें ये भी था, जिनमें ये भी मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, मैंने ये भी एक पॉइंट लिखवाया था। ये ऐसे नहीं है। लीज रेंटल्स राइट ऑफ यूज डेबिट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स, ये कह रहे हैं टोटल लीज रेंटल्स पेएबल, इससे नहीं होना राइट ऑफ यूज डेबिट, पीवी से होना है। तो ये गलत है। 9 हाँ जी, सी। अच्छा, जो इसको ऐसे देख रहे हैं ना कि ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी वो एक्सेप्शन है, कौन सी एक्सेप्शन नहीं है। ये एक्सेप्शन है शॉर्ट टर्म लीज है, ये एक्सेप्शन है सस्ता है, ये एक्सेप्शन है सस्ता है। ये सस्ता, इसको देख के फैसला नहीं होना, इसको देख, तो ये सस्ता नहीं है, तो ये एक्सेप्शन नहीं है। 10 आपने कर लिया। 11 ये अगर ना भी समझ आए फिर भी इसका आंसर हो सकता है। बताने का मकसद यह है कि अगर एमसीक्यू नहीं भी समझ आ रहा ना, थोड़ा जोड़ तोड़ करेगा तुक्का बन जाएगा। पूछा यह है कि इन में से कौन से 2 ऐसे हैं जो लेसर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताता है। तो अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा, लेकिन इतना तो समझ आना चाहिए कि राइट ऑफ यूज और शॉर्ट टर्म लीज, इसका लेसर से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये लेसर की चीजें ही नहीं है। तो जब ये दोनों लेसर की चीजें ही नहीं है तो ये दोनों गए, ए और सी रह गए। हाँ है क्या, रिकंसलेशन बनानी होती है, बिल्कुल लेसर बनाता है। डीलर लेसर सेलिंग प्रॉफिट अलग बता रहा होता है, बिल्कुल बता रहा होता है। क्वेश्चन 12 तो आसान सा था, आपने पलक झपकते में कर लिया। चलें, वो अभी डॉक्टर साहब ने आ जाना है फीडबैक के लिए, मैं आपको खुद ही बता देता हूं। कंप्यूटर सर्वर का लीगल टाइटल ट्रांसफर हो जाना है। लीज 4 साल की है, लेकिन वैसे इसको डेप्रिशिएट करते हैं 6 साल पे। कंप्यूटर सर्वर लीज पे लिया है 4 साल के लिए, जिसके बाद टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसको डेप्रिशिएट 4 पे करना है कि 6 पे? लीज 4 साल की है लेकिन डेप्रिसिएशन इसकी 6 साल पे हुआ करती है। ओनरशिप हो जानी है ट्रांसफर, तो डेप्रिशिएट 6 पे। मशीन 14 साल के लिए लीज पे ली है लेकिन टाइटल ट्रांसफर नहीं होना। वैसे मशीन है 20 साल लाइफ वाली, लेकिन लीज पे 14 साल के लिए ली है, तो 14। 14 आपने कर लिया, 15 भी हो गया, 16। देखें कैसे तेजी से करते जा रहे हैं आप। वो ये पहले भी क्या था लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है। पहली एंट्री राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है। राइट ऑफ यूज डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है। राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है। ये मैंने सारे अलग अलग पॉइंट लिखवाए थे, ये वही पहले वाली बात आ गई। लीज रेंटल को नहीं शामिल करना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ये
ये आपने कर लिया, ये भी हो गया। हाँ बल्कि नहीं, ये बड़ा मजे का है। ये ना पेपर में मैं नहीं रिकमेंड, वैसे आपको खैर पेपर में कैसे पता चलेगा, लेकिन इस तरह के सवाल पेपर में करने वाले नहीं होते, 2 नंबर छोड़ देने वाले होते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने बैठे इंसान तो फिर 15-20 मिनट लगा दे। वैसे समझ लें, हो सकता है रिपीट हो जाए, हो सकता है। अच्छा सवाल है, पास पेपर का सवाल है, पढ़े मैं समझाता हूं। एक कार डीलर है और वो गाड़ियां लीज पे दिया करता है ऐसे, फाइनेंशियल लेसर, डीलर लेसर, डीलर लेसर। डीलर लेसर के अंदर एक चीज पड़ी थी कि अगर इम्प्लिसिट रेट और मार्केट रेट दोनों अवेलेबल हैं तो सेल्स और इंटरेस्ट वगैरह ये किस पे होगा रिकॉर्ड? हायर पे, हायर। जबकि रेंटल कैलकुलेशन इम्प्लिसिट पे। अभी इस वक्त वो लोगों को इन टर्म्स पे लीज पे दिया करता है, इतना किराया लेता है, मार्केट में ये रेट चल रहा है, लीज टर्म 4 साल होती है और वो वैसे गाड़ी 50 लाख की है। अब अगर ऐसी तुक्का, ये मैं फिर बता रहा हूं, ये पेपर में करने वाला नहीं है, पेपर में क्लिक नहीं करती इस तरह की चीजें, तुक्के लगाने पड़ते हैं, लेकिन वैसे समझा रहा हूं कि चलो अगर हो सकता है एमसीक्यू ना सही शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। वैसे ही जस्ट एक तुक्का लगाया, इस रेंटल को अगर 12% पे डिस्काउंट करें, जो भी कर लेगा 50 लाख आंसर आएगा। 12% मार्केट रेट है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं कि अगर आप रेंटल को 12% पे डिस्काउंट करेंगे तो वो फेयर वैल्यू के बराबर आंसर आ रहा है, तो फिर वो 12% क्या है? रेंटल को 12% पे डिस्काउंट कर रहे हैं तो फेयर वैल्यू के बराबर आ रहा है, वो इंप्लिसिट रेट है। यानी अभी इस वक्त मार्केट में रेट भी 12 चल रहा है और इंप्लिसिट भी 12 ही है। अगर ये लेसर कहे कि नहीं भाई महंगाई बड़ी हो गई है, तो वो क्या करे, वो किराया अब 16 लाख की बजाय 18 लाख कर दे। वही गाड़ी है, 4 साल है, लेकिन वो किराया 16 की बजाय 18 लाख कर दे। मार्केट रेट कितना होगा? बस 100 तक गिनती गिने। मार्केट रेट कितना है? 12%। नहीं, मार्केट रेट ना वो तो 12 है। इंप्लिसिट रेट कैलकुलेट ना करें, वैसे बता रहा हूं, इंप्लिसिट रेट अब 12% ही होगा या चेंज हो जाएगा? क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि रेंटल अब हम महंगी चार्ज करेंगे। अच्छा, जो फौरन जवाब दे पाए ठीक है, नहीं तो बस मेरी बात सुन लेना। 12 ही होगा कि 12 से बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर लेसर ज्यादा किराया ले रहा है तो मतलब वो ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है ना, तो लेट से 14% हो जाएगा, लेट से। अब लेसर अपनी अकाउंटिंग कैसे करेगा? सेल्स और इंटरेस्ट किस रेट पे? मार्केट रेट और इंप्लिसिट रेट। मैंने कहा लेट से 14 हो जाएगा, तो 14 पे करेगा ना। तो अब उन रेंटल्स की इंप्लिसिट रेट पे पीवी कितनी आएगी? 50 लाख ही आएगी। तो नो चेंज इन सेल्स। अच्छा, अब कैलकुलेशन में इंटरेस्ट रेट ज्यादा वाला इस्तेमाल हो रहा है ना, तो इंटरेस्ट इंक्रीज इन फाइनेंस इनकम। तो इसका ये सी आंसर है। ये बताया इसलिए है कि हो सकता है शॉर्ट आंसर आ जाए। अरूज लास्ट। ये FR1 का टॉपिक है, रेशोज, लेकिन इस तरह की ना चीजें मिक्स हो सकती हैं। 3 साल के लिए एसेट लिया लीज पे, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। अच्छा, बैलेंस शीट, फॉरन बैलेंस शीट बना देते हैं। राइट ऑफ यूज कहां आएगा? फॉरन फॉरन बन गई बैलेंस शीट। राइट ऑफ यूज कहां आएगा? नॉन करंट एसेट्स, एसेट्स नहीं नॉन करंट एसेट्स। और लीज लायबिलिटी दोनों में, करंट नॉन करंट दोनों में। करंट रेशो क्या होती है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब ये जो राइट ऑफ यूज को उठा के नॉन करंट में लिख दिया और लीज लायबिलिटी नॉन करंट करंट दोनों में लिख दी, तो करंट एसेट्स पे क्या फर्क पड़ा? करंट एसेट्स पे कोई भी नहीं, हमने तो नॉन करंट एसेट बनाया है, लेकिन करंट लायबिलिटीज बढ़ गई, तो करंट रेशो, तो इन दोनों में से कोई एक है। लीज लायबिलिटी आ गई, गेयरिंग, डेट ओवर टोटल, लीज लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो गेयरिंग रेशो बढ़ जाएगी। ठीक है, आ जाए लास्ट। अच्छा, ये लास्ट समझे, बड़ा मजे का है। ये पढ़े, ये जुमला पढ़े। सर लास्ट है बस, जुमला पढ़े।
अच्छा, इसमें ना अब जब ये फाइनेंस लीज क्लासिफाइड आ गया ना, तो इससे कुछ मासूम इंसान सोचेंगे अच्छा ये शायद उन 8 पॉइंट्स की बात हो रही है। कौन से 8 पॉइंट्स? वो जो 5 और 3 थे, वो कंडीशंस नहीं थी, वो इंडिकेशंस थी। तो ये वो 8 बात नहीं हो रही है। कंडीशंस ये वो 8 में से नहीं है। कौन से 8? वो जो लाइफ का मेजर पोर्शन हो, पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स, ये वो नहीं है। क्यों नहीं है? कंडीशंस। अच्छा, अब कंडीशन पे आ जाते हैं। पता नहीं समझ नहीं आ रहा, लेकिन किसी कंडीशन की बात हो रही है। ये दोनों तो लीज ही नहीं है, ये दोनों, क्योंकि लेसर के पास सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, लीज ही नहीं है। लेसर के पास राइट टू डायरेक्ट है, लेसी को लिफ्ट ही नहीं है, तो लीज ही नहीं है। ये दोनों तो गए। अब इन दोनों में से कौन सी बात ऐसी है जो फाइनेंस लीज में होती है? क्या ये जरूरी है फाइनेंस लीज के लिए कि इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पोर्शन? नहीं, ये जरूरी है क्योंकि ये फाइनेंस लीज की डेफिनेशन है। तो ये आंसर है इसका। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।